हेलो एवरीवन, गौतम स्टडी सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की जैक के द्वारा निर्धारित मॉडल सेट के पहले पार्ट की, यानी हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 1 कवर कर चुके थे, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस आपको कराए थे। बाकी के 20 क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट। समय आपके पास ज़्यादा बचा नहीं है, बिना समय वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। 20 के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में जो दिया गया है सवाल वो है, कौन से अल्कली मेटल के पास सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने की क्षमता होती है। डियर स्टूडेंट्स, कौन सा अल्कली मेटल सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। तो आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड सॉल्ट आसानी से वो बना सकता है जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, जिसका साइज सबसे छोटा हो। तो डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा साइज जो छोटा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी सबसे ज्यादा है, वो एलिमेंट है लिथियम। यानी लिथियम सबसे आसान तरीके से हाइड्रेटेड सॉल्ट बना सकता है। उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम और उसके बाद सीजियम। तो इसमें हमारा आंसर होगा लिथियम, यानी आपके सेट के हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में जो कंपाउंड दिया गया है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, CH और डबल बॉन्ड CH2। अगर इसमें हम लोग कार्बन की नंबरिंग कर दें तो इसे अगर C1 माना जाए पहला कार्बन, इसे C2, C3, C4, C5 और C6 मान लिया जाए, तो हमारे पास सवाल है कि आपको बताना है C2 और C3 यानी बात इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन की जा रही है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो क्लास 11th में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं। हमेशा याद रखिएगा, अगर 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर 2 कार्बन एटम के बीच में चारों तरफ कहीं भी सिंगल बॉन्ड है, तो इस प्रकार जो हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलती है वो होती है sp3। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। एंड इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन के चारों ओर में अगर सबसे बड़ा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। कार्बन के चारों ओर अगर सबसे बड़ा बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस कार्बन की बात कर रहे हैं, C2 और C3 हमें दिया गया है। तो इस C2 नाम के कार्बन यानी इस वाले कार्बन के चारों ओर आप देख लो, इधर और इधर तो बॉन्ड ही नहीं है, इधर एक सिंगल बॉन्ड है और इधर एक डबल बॉन्ड है। तो ऐसे कंडीशन में जब सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों हो तो हम लोग सिंगल बॉन्ड को नेग्लेक्ट करेंगे, और जो सबसे प्रभावी सबसे इंपैक्टफुल वाला बॉन्ड है यानी डबल बॉन्ड, हम लोग यहाँ उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन तय करेंगे। यानी इस कार्बन के इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, हम लोग प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे, और डबल बॉन्ड होने के वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। बात करते हैं तीसरे वाले कार्बन की, इसके लेफ्ट में भी सिंगल बॉन्ड है, राइट में भी सिंगल बॉन्ड है, तो ओवरऑल इसका जो सबसे बड़ा बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड ही है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं sp3, यानी हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है sp2 एंड sp3। मॉडल सेट में देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा नंबर ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, sp2 sp3 ये जो है ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को आप ध्यान से देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है, अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं वॉल्यूम और प्रेशर के बीच, अगर हम लोग वॉल्यूम और प्रेशर के बीच एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो फिर उसे किस नाम से जाना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, हम लोग कांस्टेंट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ग्राफ को हम लोग आइसोथर्म कहते हैं, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसे हम लोग आइसोकोर कहेंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन और है आइसोबार का, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसे हम लोग कहेंगे आइसोबार, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट या प्रेशर कांस्टेंट, तो इस हिसाब से हम लोग आसानी से अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे क्वेश्चन में पूछा गया टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस ग्राफ का क्या नाम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो उसे हम लोग कहते हैं आइसोथर्म, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें 4 अल्कली मेटल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, और हमारे से पूछा गया है कि डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के आधार पे हमें इसे अरेंज करना है। तो आपको पता होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग उस कम से कम हीट को कहते हैं जिसको देने पे कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर खुद पॉजिटिव हो जाए। तो आपको पता है कि इन चारों के चारों तो ये मेटल ही हैं, ये सब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लेकिन इन चारों के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना किसके लिए आसान होगा? तो इसका जवाब है रुबिडियम के लिए। क्यों होगा? क्योंकि रुबिडियम का साइज सबसे बड़ा है, और साइज अगर बड़ा है तो इसके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से काफी दूरी पे होगा। फॉर एन एग्जांपल आप देख लो, लिथियम के पास अगर हम लोग 2 सेल बनाते हैं जिसमें पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस न्यूक्लियस से इस वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इतना है। जबकि हम लोग यही वाला बात सोडियम के लिए करें तो सोडियम के 3 सेल्स होंगे। 3 सेल में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इस न्यूक्लियस से और भी ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? लिथियम के कंपैरिजन में सोडियम का। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी और कम देनी पड़ेगी, यानी हीट कम देना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। हीट यहाँ पे हमें ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हीट और कम देना पड़ेगा, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हीट और कम देना पड़ेगा। यानी लिथियम से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती चली जाएगी। तो अगर इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो ये ऑर्डर हमारा कुछ ऐसा होगा कि सबसे ज्यादा लिथियम को जरूरत होगी हीट की, उससे कम सोडियम को, उससे कम पोटेशियम को, उससे कम रुबिडियम को। अब एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है NH3। NH3 का शेप तो आपको याद ही होगा, VSEPR थ्योरी में आपने पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है NH3 का शेप अलॉन्ग विथ 2 लोन पेयर्स। ओके, तो इस शेप का नाम तो आप देख के समझ ही गए होंगे। इसके 4 पैर होते तो इसे टेट्राहेड्रल कहते हैं, 6 साइड्स होते तो ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ये एंगुलर होता, अगर इसमें एंगल बनता तो, है ना, एंगुलर होता, लेकिन इसका जो शेप है एक्चुअली में ये है पिरामिडल। तो इसके शेप का नाम हो गया पिरामिडल। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये पिरामिडल है। पिरामिडल और टेट्राहेड्रल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई AB4 नाम का एलिमेंट है और वो ऐसे है ना, तो इस वाले शेप को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल। बस इस टेट्राहेड्रल में से एक बॉन्ड ऊपर वाला ये अगर रिमूव कर दिया जाए तो यही शेप टेट्राहेड्रल से किस में बदल जाएगा? पिरामिडल में। तो NH3 का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, यानी NH3 पिरामिडल है। पिरामिडल जो है वो आपके ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में, तो इसका आंसर हो गया डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर पे आधारित है, बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड है, और हमारा सवाल है O2 यानी डाइऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं तो बहुत इजीली उसका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपको पता है कि O2 नाम के मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। तो बॉन्ड ऑर्डर से आपको क्या समझ में आया? 2 एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, जैसे इसमें 2 बॉन्ड हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। यही क्वेश्चन अगर हमें N2 पूछा जाता तो 2 नाइट्रोजन के बीच में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इन दैट केस बॉन्ड ऑर्डर वुड हैव बीन 3। बात की जाए एक और एग्जांपल की, अगर क्लोरीन होता तो 2 क्लोरीन के बीच में आप जानते ही वो सिंगल बॉन्ड होता है, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर हो जाता 1। यानी नंबर ऑफ बॉन्ड को ही तो बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, बॉन्ड का ऑर्डर यानी बॉन्ड की संख्या। फिलहाल इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 थर्मोडायनेमिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सवाल है, एक सिस्टम है जिसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता है, ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते थे ओपन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर का तो एक्सचेंज ना हो लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते थे क्लोज्ड सिस्टम।
और बात की जा रही है एक ऐसे सिस्टम की जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है ना ही मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है। ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एग्जाम में किसी भी तरीके का सवाल आए आप याद रखना कि एनर्जी और मैटर जिसमें दोनों का ट्रांसफर होता है उसे ओपन सिस्टम कहते हैं, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता उसे क्लोज सिस्टम, और जिसमें एनर्जी और मैटर किसी का ट्रांसफर ना हो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पर जो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी थर्मोडायनेमिक्स से है और इसमें ना 4 इक्वेशंस दिए गए हैं, आपको बताना है 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, चौथा नन ऑफ दीज है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन याद हो तो आपको याद आएगा कि ये इक्वेशन कुछ ऐसा था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आप ध्यान से इन चारों इक्वेशंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें से कोई भी इक्वेशन इससे मैच नहीं कर रहा है। जो 3 इक्वेशंस दिए गए हैं उसमें से कोई भी इक्वेशन इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर होता है नन ऑफ दीज। लेकिन सेट में इसका आंसर कुछ और दिया गया है जो कि गलत है, तो इसे ध्यान से बहुत केयरफुली एग्जाम में बनाइएगा, ऐसा ना हो कि आप गलत आंसर टिक करके आ जाएं। याद रखिएगा मैथमेटिकल इक्वेशन ये होता है थर्मोडायनेमिक्स का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है लेविस बेस। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है इसमें से लेविस बेस कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा पहला ऑप्शन में तो हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें कैल्शियम नाम का एलिमेंट है जो कि एक मेटल है, और हम लोग लेविस बेस में एक ऐसे बॉन्ड को ढूंढेंगे जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो जनरली मेटल्स तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते नहीं है, तो कैल्शियम और सोडियम ये दोनों तो मेटल ही हो गए, तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी ए और सी हमारा पहले ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए ऑप्शन में Ca एक मेटल है और सी ऑप्शन में Na एक मेटल है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी और सी की। ऑप्शन नंबर बी है BCl3। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स लेविस बेस उसे कहते हैं जिसके पास लास्ट में एक लोन पेयर बचता है डोनेशन के लिए, जो आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता हो, जिसके पास बॉन्ड बनाने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हो, लोन पेयर बच जाता हो। तो डियर स्टूडेंट्स BCl का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे BCl3 का, तो BCl3 में हमारे पास एक बोरॉन और 3 क्लोरीन है। बोरॉन के आखिरी सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन के साथ बॉन्डेड होगा, यानी अब इस बोरॉन के पास एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। याद कीजिए बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने बॉन्डिंग में अपने तीनों ही इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, यानी इसके पास किसी तरह का कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है। बात करते हैं NH3 की। NH3 में नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 5। तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो बॉन्डिंग में इसके 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास कुल मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन थे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर के बच जाते हैं। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बचना ही लेविस बेस की पहचान है। तो लुईस बेस जिसे हम कहते हैं उसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर NH3। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी। डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास जो स्पेसीज है वो है NH के ऊपर 2- चार्ज दिया हुआ है और आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर स्पेसीज का कॉन्जुगेट एसिड बताना है। तो बात बहुत सिंपल सी है, आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्पेसीज का कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए, एसिड यानी जिसका रिलेशन H+ आयन से होता है, तो आपको सीधे सीधे शब्दों में क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर स्पेसीज को H+ आयन के साथ जोड़ देना है और दोनों को मिला करके जो भी हमें मिलेगा वही हमारा कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं NH के ऊपर 2- चार्ज वाले स्पेसीज के साथ हमने H+ को ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ गया N, H और H 2 बार हाइड्रोजन दैट इज NH2 हो गया, और 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव के मिलने पे बना 1 नेगेटिव। तो हमारे पास जो ओवरऑल स्पेसीज आया वो है NH2 के ऊपर माइनस चार्ज, यही इसका कॉन्जुगेट एसिड है। इस पर्टिकुलर स्पेसीज का ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। यही क्वेश्चन एग्जाम में अलग तरीके से भी पूछी जा सकती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये सवाल एग्जाम में ऐसे आता, NH2 के ऊपर माइनस चार्ज, और अगर आपसे इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाता, कॉन्जुगेट
एसिड, तो आप क्या करते हैं, अब तो आप समझ ही गए होंगे, इस स्पेसिस में आपको क्या करना है, H+ आयन को जोड़ना है ना। तो एक प्लस और एक माइनस, ध्यान दीजिएगा, एक माइनस और एक प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यानी हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है वो न्यूट्रल होगा। तो हमारे पास है एक नाइट्रोजन और 2 और 1 3 हाइड्रोजन, दैट इज NH3, तो इसका आंसर हो जाएगा NH3। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में कॉन्जुगेट एसिड इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 में हमें पीएच वैल्यू निकालने के लिए दी गई है, और पीएच का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। शॉर्ट में बताता हूं, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। बात की जाए कंसंट्रेशन की, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दिया गया है वो है 10⁻⁻5। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग 10⁻⁻5। और अब ये कौन से फॉर्मूले में आ गया, तो आपको याद होगा लॉग का एक फॉर्मूला होता है, कभी भी आपको ऐसे मिले लॉग a⁻m, तो ये जो पावर में m है ये सामने आ जाता है और इसका फॉर्मूला होता है m log a, है ना। यानी जो भी चीज किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के पावर में होगी वो आगे आ जाएगी। यानी अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता log x⁻y, तो इसे हम कैसे लिख सकते थे, y आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log x, है ना। तो आप इससे क्या समझे, ये माइनस को हम लोग रखेंगे और 10⁻⁻5 कुछ इसी फॉर्मूले में log a⁻m के फॉर्मूले में, तो ये -5 आ जाएगा आगे, तो ये हो गया -5 log 10, तो ये हो गया -5 log 10। तो डियर स्टूडेंट्स, माइनस और -5 मिलके 5 हो गई, और log 10 की वैल्यू तो आप जानते ही हो, आपको पता होगा कि log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 5, यानी pH की वैल्यू हो गई 5। एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, तो pH की वैल्यू 5 वाला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। हमारे पास एक स्पेसीज है, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हमें S यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, आपको याद होगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी होती है, हम लोग उसे पहले X मान लेते हैं। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बी X। तो सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग X मान लेते हैं। बात करते हैं बाकी दोनों की, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 टाइम्स है, तो हम लोग लिखने वाले हैं 2 × और एक हाइड्रोजन के ऊपर का चार्ज होता है +1, है ना। यहाँ पर बात चार्ज की होती है, आपने पढ़ा होगा। H2 को हम लोग लिखेंगे 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 × +1, फिर आगे बढ़ते के साथ ही हम लोग प्लस का साइन देंगे। जैसे ही एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की ओर जाएंगे, बीच में साइन प्लस का देंगे। सल्फर का चार्ज तो हमें निकालना ही, ऑक्सीडेशन निकालना ही है, जिसे हम लोगों ने क्या लिखा है X, तो ये हो गया +X। ध्यान दीजिए 2 हाइड्रोजन थे तो 2 × 1 लिखा हमने, फिर आगे बढ़े हम लोग तो हम लोगों ने लिखा प्लस। सल्फर का ऑक्सीडेशन को हमने X मान लिया है, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर से साइन आएगा प्लस का, और 4 टाइम्स ऑक्सीजन, तो ये हो गया 4 × ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज होता है -2। अगर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा हो कि ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, ये हमें कैसे पता चला, तो आपको याद होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसे हम लोग KLMN में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 2 और 6। देख के कोई भी बता सकता है कि ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन दान तो नहीं करने वाला है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा किसी से लेके, तो इसकी वैलेंसी है 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसके ऊपर के चार्ज को हम लोग -2 कह रहे हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि क्या इस पूरे स्पेसिस के ऊपर कहीं भी किसी तरह का कोई चार्ज है, यानी कि अगर यहाँ पॉजिटिव होता, 2- होता, कुछ भी होता, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो हम लोग इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। अगर मान लो आप यहाँ पे 2- होता तो हम लोग यहाँ पर लिखते इक्वल टू -2। अगर यहाँ पे 3+ होता तो हम लोग लिखते इक्वल टू 3, है ना। लेकिन फिलहाल अभी इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो ये इक्वल टू हो गया 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2 + X और ये हो गया -8 = 0। सॉल्व करने पे x -6 = 0 और x = +6। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर स्पीशीज में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6। इसी तरह से हम लोग किसी भी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं और भी क्वेश्चंस में।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहले मैं चारों ऑप्शन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करना हो, अभी जैसा मैंने बताया, तो इसे हम लोग x मान लेंगे और ऑक्सीजन एक बार है और ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज होता है -2, और क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो इक्वल टू के बाद हम लोग लिखने वाले हैं -1। ये हम कैसे लिख पा रहे हैं? क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लिया हमने, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है और जो आयंस होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव उसे इक्वल टू के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाली जाए तो डेट विल बी -1 और ये -2 उधर जाकर +2 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई +1। इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। दूसरे ऑप्शन में जो हमारे पास दी गई है वो है ClO2-। जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। इसे हमने x मान लिया, ऑक्सीजन 2 बार है तो 2 इंटू और ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज -2 इज इक्वल टू -1। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा x -4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +3। तीसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं, तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, ClO3-। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू +5। आप आराम से सॉल्व करके इसे देख सकते हैं। और एक और है ClO4 के ऊपर का चार्ज माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू +7। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि इनमें से कौन सा वो स्पेसीज है जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इन सारे के सारे स्पेसीज में एक चीज कॉमन है जिसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 7 होती है, इसे तोड़ेंगे तो ये 287 में ब्रेक करेगा, यानी क्लोरीन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो +7 हो सकती है, मैक्सिमम वैलेंसी जो हो सकती है वो +7 हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन केवल वही शो करता है जो अपने मैक्सिमम वैलेंसी पे ना हो। आपको याद रखना है, डिसप्रोपोर्शनेशन केवल वही शो कर सकता है जो अपने मैक्सिमम वैलेंसी या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ना हो, और यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये वाला स्पेसीज है। तो ये कभी भी डिसप्रोपोर्शनेशन इक्वेशन या रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया डी। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये 1 वर्ड आंसर है इसका। CO2 गैस का नेचर हमारे से पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, CO2 गैस की कहानी आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। अब उतना वक्त है नहीं कि पूरा एक्सप्लेन किया जा सके। आप फिलहाल इतना समझ सकते हो कि CO2 गैस को जब ब्लू लिटमस पे डाला जाता है, ब्लू लिटमस पे, तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस पे कन्वर्ट कर देता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसका नेचर एसिडिक होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 भी बहुत सिंपल है, 1 वर्ड आंसर है इसका भी। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। कार्बन का थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखनी होगी। सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा ग्रेफाइट नॉर्मल किसी भी कंडीशन पे, यानी कि STP पे आप बात कर सकते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ये ऑक्सीजन के प्रति रेजिस्टेंट होता है। यानी ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, किसी भी तरीके से ये खराब नहीं हो सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर वगैरह पे ये आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं ग्रेफाइट ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो आपको टेम्परेचर को काफ़ी हाई करना पड़ेगा, यानी ग्रेफाइट काफ़ी हद तक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है यह है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बात की जा रही है बोरेक्स की। बोरेक्स के एक्वस सॉल्यूशन की बात की जा रही है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स की बात हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, बोरेक्स के एक्वस सॉल्यूशन में, यानी बोरेक्स को जब वाटर में मिक्स किया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है इसका, तो ये 2 चीज़ों में टूटता है, 2 चीज़ें बनाता है। सबसे पहले तो ये बनाता है बोरिक एसिड और साथ ही साथ ये बनाता है NaOH नाम का बेस। याद रखने वाली बात यह है कि ये इसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो ये एसिड बनाता है ये एसिड काफ़ी वीक होता है, लेकिन जो ये बेस बनाता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। यानी कि ये एक्वस सॉल्यूशन में एसिड और बेस दोनों बनाता है, लेकिन एसिड जो होता है वो बहुत वीक होता है और जो बेस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। यानी इसके अंदर
एसिडिक कैरेक्टर काफी कम और बेसिक कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है, और इन दोनों को ओवरऑल मिक्स किया जाए यानी वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स किया जाए तो आपको पता ही है ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, यही कि ये बेस है या ये बेसिक है। देखते हैं ऑप्शन में क्या मेंशन है, तो इसका जवाब है बेसिक। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक ऑप्शन नंबर बी में दी गई है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। 37 में बात ओजोनोलाइसिस की जा रही है। तो पहले मैं आपको बताता हूं, हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 नाम का एक रिएक्टेंट है जिसे हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है ओजोनोलाइसिस करके। ओजोनोलाइसिस यानी O3 के साथ रिएक्शन करके। तो याद दिलाता हूं मैं आपको ओजोनोलाइसिस कैसे की जाती है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में जब भी मिले आप ये ढूंढो पहले कि किन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो आप देख सकते हो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब ये सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम लोग इन दो कार्बन को ऐसे लिख सकते हैं C और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। इस कार्बन के पास और क्या है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक CH3 ग्रुप भी है। ध्यान दीजिएगा, इस लेफ्ट वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, हमने एक हाइड्रोजन दे दिया। इस लेफ्ट वाले कार्बन के पास एक CH3 नाम का भी ग्रुप है, वो भी हमने लटका दिया। सेम बात इधर भी एप्लीकेबल है राइट हैंड साइड में। इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास है एक मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप। अब हम लोग इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं ओजोन के साथ, ओजोन यानी O3। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है, आपने शोले फिल्म देखी होगी, आपको याद होगा गोलियां 3 और आदमी 2, बहुत नाइंसाफी है। यहां पर भी कुछ वैसी ही बात है, ऑक्सीजन 3 और लेने वाले कार्बन 2, तो बहुत नाइंसाफी है। क्या होने वाला है, इस दोनों कार्बन को अगर ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करना है तो इन्हें अपना ये डबल बॉन्ड तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा, और ये अपना डबल बॉन्ड तोड़ भी देते हैं। ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं। पहले मैंने इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा, ओजोन से रिएक्शन कराया, ओजोन में मौजूद ऑक्सीजन को ये कार्बन तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब ये अपने बॉन्ड तोड़ दे। तो इसने बॉन्ड तोड़ दिया, कितने ऑक्सीजन है 3, कितने कार्बन है 2, बंटवारा कैसे होगा आइए देखते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये कार्बन हमारा जिसके इधर CH3 था और जिसके नीचे था H, फिर इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन के इधर है CH3 और यहाँ पर है H, और अब हमारे पास देने के लिए कितने ऑक्सीजन हैं 3। तो एक ऑक्सीजन हमने इस कार्बन को दिया, एक ऑक्सीजन हमने दिया इस कार्बन को, और एक ऑक्सीजन आ गया बीचों बीच। आइए सबको ज्वाइन करते हैं। ये देखिए, ये आपको याद आएगा हमने क्या पढ़ा था, इसी को तो ओजोनाइड कहते थे हम लोग, क्योंकि ये ओजोन से मिलके बना है। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे ही हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिएक्शन ओजोन के साथ कराया, हमें ये प्रोडक्ट मिला। लेकिन यही नहीं होता है, अब ये प्रोडक्ट होता है ब्रेक। कैसे ब्रेक होता है आइए समझते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं ZnH2O के साथ। जैसे ही Zn और H2O नाम के कैटलिस्ट को हम लोग मिक्स करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये ओजोन 2 टुकड़ों में टूट जाता है, 2 टुकड़ों में बंट जाता है। तो डियर स्टूडेंट, समझने वाली बात यह है कि ये ओजोन 2 टुकड़े में कैसे टूटेगा। इस कार्बन को और इस कार्बन को आप ध्यान से देखिए, इस कार्बन के पास ये CH3 और H तो पहले से था, देख लो आप, इस कार्बन के पास CH3 और H पहले से था, इस कार्बन के पास भी CH3 और H पहले से था, यानी ये इसके पहले अपने एटम्स हैं। और इनको क्या मिला, इस कार्बन को ये ऑक्सीजन मिला, इस कार्बन को मिला ये ऑक्सीजन। अब प्रॉब्लम रह गई इस ऑक्सीजन की कि ये ऑक्सीजन किसको मिलेगा, 2 कार्बन 3 ऑक्सीजन, कैसे होगा बंटवारा। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ जिंक को एक तरकीब नजर आती है और जिंक कहता है कोई बात नहीं, आप दोनों मिलकर बंटवारा कर लो, ये जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो आप मुझे दे दो। तो होता भी ऐसा ही है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन 20 से 2 टुकड़ों में टूट जाता है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और अब आप देखो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास इधर बचा C यानी कि कार्बन, इस कार्बन के एक साइड में है CH3, एक साइड में CH3 है, इस कार्बन के एक साइड में H है तो हम लोग H लिखने वाले हैं। इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन भी है, लेकिन इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ लॉस हो गया है, इसलिए ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है डबल बॉन्ड। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी भी। तो आप देख लो, ये और ये तो दोनों सेम ही चीज़ है ना, तो यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट बनता है CH3COOH। और आखिरी सवाल ये आता है कि इस ऑक्सीजन का क्या हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बना देता है। अब आपको याद आएगा इस कंपाउंड का क्या नाम था, तो इसका नाम आप जानते ही हो, इसका नाम है इथेनल और इसका भी नाम है इथेनल। यानी इस प्रोसेस में इथेनल बनता है और इस इथेनल को हम लोग और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं CH3CHO, CH3CHO। देखते हैं ऑप्शंस।
तो डियर स्टूडेंट CH3CHO जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। डियर स्टूडेंट 38 में हमारा सवाल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं HCl के साथ। सवाल ये है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप तो जानते ही हो ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करेगा, ये HCl H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करेगा। और अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको नजर आएगा इन दो कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड बॉन्ड। तो इन दोनों में से जो दो चीजें हैं हमारे पास H प्लस और Cl, उसमें से कोई एक आके इस कार्बन पे अटैच होगा, कोई आकर इस कार्बन पे अटैच होगा। उससे पहले इन दोनों कार्बन को अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी इन दोनों के बीच और दोनों में से एक स्पेसिस इस कार्बन के साथ और एक स्पेसिस इस कार्बन के साथ आकर जुड़ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH2 है, किसके नीचे आकर हाइड्रोजन जुड़ेगा और किसके नीचे आकर क्लोरीन जुड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्लास 11th में पढ़ाई है मार्कोनिकोव्स रूल, आपने भी पढ़ी होगी। मार्कोनिकोव्स रूल हमें ये बताता है कि इस तरह के रिएक्शंस में, एडिशन रिएक्शन में, नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम यानी माइनस वाला टुकड़ा जाकर उस कार्बन के पास जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ध्यान से सुनिएगा, इस प्रोसेस में माइनस वाला टुकड़ा जाकर उस कार्बन एटम के साथ अटैच होता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इन दोनों में हाइड्रोजन की संख्या कम किसके पास है, CH के पास। तो ये क्लोरीन आकर यहाँ अटैच हो जाएगा और ऑब्वियसली अब ये हाइड्रोजन आकर यहाँ अटैच हो जाएगा। अब देखते हैं कंपाउंड क्या बना। तो डियर स्टूडेंट्स ये है CH3, इसके बगल में है CH को क्या मिला आप देख सकते हो Cl, तो CH को मिल गया Cl, तो हमने ब्रैकेट में Cl लिख दिया। और अब यहाँ पे जो बॉन्ड डबल था वो सिंगल हो गया है और ये है CH2, तो CH2 को क्या मिला H, जो बन गया है CH3। इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके कंडेंस तरीके से लिखेंगे तो ये ऐसे लिखाएगा CH3 CH Cl CH3। अब इसे हम ऑप्शन में ढूंढते हैं जल्दी से, ये किस ऑप्शन में है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें एक कंपाउंड दिया गया है CH3 CH2 CH Cl और CH3 और हमें इसका यूपेक नेम बताना है। डियर स्टूडेंट्स बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, चलिए पहले से कंप्लीट करते हैं। रूल्स की तो बात आप जानते ही होंगे, क्लास 11th में आपने पढ़ाई की है। तो अगर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच किसी तरह का बॉन्ड ना दिया हुआ रहे, अगर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच यहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना रहे तो आप समझ जाओ कि दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो इसे वैसे लिखते हैं, ये हो गया CH3, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड CH2, इन दोनों के बीच कोई बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड CH। और जैसे ही कोई चीज ब्रैकेट में हो आप समझ जाना ये ब्रैकेट वाला चीज इसका साइड चेन है, यानी इस पे लटकने वाला है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो इस CH के बगल में Cl है, इसे नीचे लटका देते हैं और इस कार्बन के बीच फिर कोई बॉन्ड नहीं है तो यहां भी होने वाली है सिंगल बॉन्ड। बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्लोरीन है और अब हम लोग करेंगे नंबरिंग। ये है हमारा पेरेंट चेन जो 4 कार्बन का है, 1 2 3 4 या 1 2 3 4। इसकी हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग वहां से होगी जहां से हमारा ये फंक्शनल ग्रुप सामने आएगा, यानी 1 2 3 4। इधर से पेरेंट चेन की नंबरिंग करते हैं तो हमारा साइड चेन तीसरे नंबर पे आता है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है। तो नंबरिंग हमेशा वहां से की जाती है जहां से हमारा साइड चेन सामने आए। तो इसकी नंबरिंग हो गई 1 2 3 4। नाम लिखने के दौरान सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाएगा। इसका नाम है क्लोरो, जो किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो। डियर स्टूडेंट सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो। और पेरेंट चेन की बात की जाए तो 4 कार्बन का पेरेंट चेन है और 4 कार्बन के पेरेंट चेन को हम लोग कहते हैं ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा देंगे, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सपोर्ट कर रहा है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। डियर स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल बिल्कुल बच्चों वाला है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है। ये तो छोटे बच्चे भी जानते होंगे। डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, यानी ये ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना एक मॉलिक्यूल होता है। ओजोन की एक लेयर होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर होती है, जो हमें क्या करती है, यूवी रेज और सूरज से आने वाली, सन से आने वाली हार्मफुल रेज से हमारी सुरक्षा करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। डियर स्टूडेंट्स इसके साथ जैक के द्वारा रिलीज किए गए पूरे के पूरे मॉक टेस्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया। पूरे 40 क्वेश्चंस को हमने कवर किए। उम्मीद करता हूं इन 40 क्वेश्चंस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे।
आज की वीडियो को खत्म करने का समय आ गया है। हम लोगों ने केमिस्ट्री को कवर कर लिया है। बहुत जल्दी ही मैं फिजिक्स की भी वीडियो डालने वाला हूं। जैक के द्वारा निर्धारित किए गए 40 क्वेश्चन का सेट बहुत जल्दी आपके साथ आने वाला है, जब बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, जिसमें लोग फिजिक्स की बात करेंगे। जाते जाते आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, वापस से चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।